कृष्णानगर गांव में अंकित अपने प्यारे से परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता, उसकी पत्नी प्रिया और बेटा राजू था। सब अच्छा था सिवाय अंकित के रोजगार के। गांव में तो कोई काम है ही नहीं। क्या करूं समझ में नहीं आता। कौन सा काम ढूंढूं, कहाँ जाऊं। अरे बहू, खाना बन गया? जी जी माँ जी, बस 10 मिनट। अभी भी 10 मिनट? हद है आजकल की बहुओं से। माँ की आवाज सुनकर अंकित फौरन रसोई में पहुंचा। अरे क्या हुआ प्रिया? अच्छा हुआ आप आ गए। मैं ना इस समय खाना बनाना भूल गई। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा? अरे जब तुम्हारा पति यहाँ मौजूद है तो घबरा क्यों रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि साइड हट कर खड़ी हो जाओ और 10 मिनट में लजीज खाना बनता देखो। सच? मुझ अंकित ने झटपट गैस चलाई और फटाफट खाना बनाने लगा। मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी। तभी अचानक कदमों की भारी भारी आवाज आई। उसके पिता राकेश रसोई के दरवाजे पर आ खड़े हुए और गुस्से में बोले। वाह रे मेरे शेर, फिर से औरतों वाले काम में लग गया। खाना बना, झाड़ू लगा, पोछा कर, बस यही तो रह गया था तेरे लिए। ओह बाबूजी, मैं बस। बस बस कुछ नहीं। कोई एक सही काम पकड़ लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर तू तो अलग ही मिट्टी का बना है। गांव में काम की कमी नहीं है, पर तू करता क्या है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना बाबूजी। खेतों में भी, ईंट भट्टे में भी, दुकान पर भी। पर कोई काम चलता ही नहीं। हाँ, दोष भी किसी और का ही होगा भाई। गांव में क्या रखा है, यही बोल देगा ना तू। उसी वक्त उसकी माँ रत्ना ये आवाजें सुनकर वहां आ पहुंची और अपने बेटे को खाना बनाता देखकर बोल पड़ी। हे भगवान, देखो तो जरा, बहू के होते हुए मेरा बेटा खाना बना रहा है। बहू तू किस लिए लाई गई थी? है यही दिन दिखाने? मैं मैं माँ जी। अरे रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। तेरी वजह से मेरा बेटा चूल्हे में घुसा हुआ है। अंकित चुप रह गया। अरे माँ, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, आप इसे क्यों डांट रही हैं? राम 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 राम। तभी कोने में खड़ा छोटा राजू फूट फूट कर रोने लगा। पापा प्लीज, दादी मत डांटो पापा को। बेटा कुछ नहीं हुआ, चुप चुप चुप। तभी अंकित ने आखिरी रोटी तवे से उतारी और थाली लगा दी। उसने बिना कुछ बोले खाना परोस दिया। सब चुपचाप बैठ गए। पहला निवाला सबके मुंह में गया और अगले ही पल सबकी आंखें फैल गई। घर का माहौल बदल गया। अरे ये तो ये तो किसी होटल जैसा स्वाद। सच में, ये तो मुझसे भी बेहतर है। हाँ, तू तो जैसे बड़ा अच्छा बनाती है ना। ये बोल के माँ जी से भी अच्छा बना दिया। जादू है तेरे हाथ में बेटा। ठीक ही बनाया है, पर स्वाद से घर नहीं चलता। अरे तू कोई ठीक ठाक काम कर। मैं अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। अब घर तुझे संभालना चाहिए। ठीक है बाबूजी। रात पड़ चुकी थी। घर में सब सो गए थे, पर एक कमरे में रोशनी चल रही थी। अंकित और प्रिया बैठे बात कर रहे थे। सच बताऊं प्रिया, मैं थक गया हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूं। गांव में काम है ही नहीं। एक बात कहूं, बुरा मत मानना। हाँ बोलो। शहर चले जाओ। शहर में एक भोजनालय खोलो। आपका खाना कोई भी खा लेगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। मोमोज, वड़ा पाव, डोसा आप सब बना लेते हो। शहर में लोग यही सब तो खाते हैं। मतलब मैं अपना खुद का भोजनालय खोलूं? हाँ, आप कर सकते हो। आपको बस जगह चाहिए। बाकी आपके हाथ में कला है। हाँ, शायद मुझे यही करना चाहिए। सुबह होते ही अंकित अपने पिता के पास उन्हें ये बात बताने गया। हालांकि उम्मीद और डर दोनों ने उसके दिल पर कब्जा जमा रखा था। बाबूजी, मैं शहर जाकर भोजनालय खोलना चाहता हूँ। शहर? भोजनालय? अंकित को लगा औरत होने का ताना आएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अगर तू ये करना चाहता है तो कर। भगवान तेरा साथ दे। सच में? धन्यवाद बाबूजी। मैं प्रिया और राजू को साथ ले जाऊंगा। वहीं रहेंगे और राजू का एडमिशन। एकदम नहीं। बहू और राजू गांव में रहेंगे, तू अकेला जा। पर बाबूजी। हाँ। हाँ, बहू यहाँ रहेगी। घर कौन संभालेगा? अगर बाबूजी को सही लगता है तो मैं यहीं रह जाऊंगी। प्रिया। राजू ये सब सुनकर रोने लगा। पापा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जल्दी वापस आऊंगा बेटा। सबको लेकर जाऊंगा। हाँ,
कुछ ही दिनों में प्रिया के गहने गिरवी रखकर अंकित शहर के लिए निकल पड़ा। उसने रहने के लिए एक कमरा किराए पर लिया और पास ही किराए पर दुकान लेकर भोजनालय खोल लिया। उसने अपना एक कारीगर भी रखा, चंदू। मालिक, क्या बनाया आज? सब जो जो शहर वाले पसंद करते हैं। ठीक है मालिक। अच्छी खासी मेहनत के बाद सब कुछ तैयार हुआ। अब बस इंतजार था ग्राहकों का, पर शाम तक एक ग्राहक नहीं आया। अंकित ने बाहर लगी लाइटें बुझाई और कुर्सी पर ढह गया। मैं शायद गलत था, शहर आना फिजूल है। नहीं नहीं मालिक, हिम्मत मत हारो, कल आएंगे लोग। अगली सुबह सचमुच कुछ ग्राहक आए। कुछ कॉलेज के लड़के, 2-3 कामगार और एक बुजुर्ग अंकल। पर स्वाद अच्छा होने के बावजूद भीड़ नहीं लगी, क्योंकि उस सड़क पर पहले से दर्जनों भोजनालय, ठेले और रेडी वाले थे। सबका पहले से नाम था और अंकित, वो एक नया चेहरा था। अरे ये देख, नया भोजनालय खुला है। हाँ यार, भैया एक डोसा लगा दो। हाँ हाँ अभी लो। पर ये बताओ, यहाँ ज्यादा क्या खाया जाता है? सब कुछ। सब कुछ मतलब? अरे दिमाग ना खाओ, हम डोसा खाना है, तुम दिमाग चाटने लगे यार। अंकित को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि गांव में तो सब प्यार मोहब्बत से रहते थे, पर यहाँ शहर के लोग तो अलग थे। फिलहाल उसने उन्हें डोसा खिला दिया। 1-1 घंटे में 1-1 प्लेट बिकती रही। आमदनी नाम की चीज ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा मालिक? पता नहीं चंदू, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी कला की यहाँ कोई कीमत नहीं है। दिन बीत रहे थे और अंकित की उम्मीद धीरे धीरे पिघल रही थी। 1 महीना बीत चुका था। दुकान की आमदनी ऊंट के मुंह में जीरा और खर्च आसमान को छूते जा रहे थे। उसी दोपहर मकान मालिक आ धमका। चलिए अंकित जी, 1 महीना पूरा हो गया, किराया निकालिए। अब मैं सर, अभी थोड़ी दिक्कत है, थोड़े दिन और दे दीजिए। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी, किराया चाहिए अभी। सर कसम से दे दूंगा, बस 10-12 दिन और। भगवान ही जानता है क्यों तुम जैसे लोग चले आते हैं शहर। फिलहाल चलो अभी 1000 रुपये दे दो, बाकी अगले हफ्ते। जी, अभी देता हूँ। अंकित ने अपनी जेब में हाथ डाला। जेब में कुछ मिलाकर गिनती भर नोट थे, पर 1000 निकालकर उसने मालिक की हथेली पर रख दिए। मालिक के जाते ही उसके कंधे ढह गए, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हिम्मत तोड़ दी हो। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। सुनिए, परसों राजू का बर्थडे है, वो आपसे मिलने के लिए मरा जा रहा है, आइए ना। हाँ, मैं आ जाऊंगा। वो ना गिफ्ट की बात कर रहा था। हाँ हाँ, ले आऊंगा, चिंता मत करो। 2 दिन बाद वो गांव पहुंचा। राजू दौड़ते ही उसकी तरफ भागा। पापा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे वो मैं भूल गया। चलो पहले केक कट कर लो, फिर बाद में ले आऊंगा। पक्का? अरे हाँ पक्का बेटा। केक के नाम पर ब्रेड काटी गई और हो गया बर्थडे। रात को प्रिया उसके पास बैठी और बोली, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। झूठ तो मत बोलिए। अरे सच में कुछ नहीं है। अंकित जानता था कि अगर उसने एक बार सब बता दिया तो प्रिया की आंखों से नींद गायब हो जाएगी, इसलिए वो चुप रहा और अगली सुबह दर्द का पूरा बोझ अपने साथ लेकर शहर लौट गया। शहर में रहना अब उसके बस से बाहर था। किराया देना मुश्किल और खाने वाले पैसे तो छोड़ ही दो। कमरा छोड़ देता हूँ, दुकान में ही रह लूंगा, क्यों डबल किराया देना। 2 दिन बाद उसने मकान मालिक को अंतिम किराया दिया और दुकान में ही शिफ्ट हो गया। सड़ा हुआ तवा, गैस की गंध और एक टूटी चारपाई, यही उसका संसार था। तभी घर से फोन आया। सुन, इस महीने के पैसे भेज दे, घर का खर्च बढ़ गया है। जी बाबूजी, भेज दूंगा। जल्दी, समझा? जी जी बाबूजी। फोन कटते ही अंकित का दिल जैसे गले में अटक गया। दुकान का किराया, घर भिजवाने के पैसे और ऊपर से चंदू की मजदूरी और कमाई नील बट्टे सन्नाटा। भाई साहब, 2 प्लेट मोमोज लगाना, लेकिन मोमोज ऐसे होने चाहिए कि मेरी सास भी खा ले। मतलब आपकी सास क्यों? अरे क्योंकि वो पोपली है। जरा देखो तुम बना पाते हो कि नहीं। अंकित ने मोमोज बनाए, स्टीमर से निकाल कर प्लेट पर सजा दिए। ग्राहक ने पहला निवाला लिया, उसकी आंखें ऊपर उठी, चेहरा टेढ़ा हुआ और बोला, वाह, मजा आ गया भाई, तुम तो शहर हिला दोगे। सच में? हाँ, बस दुकान का नाम थोड़ा चमकता करो। और हाँ, चटनी ना जरा और तीखी चाहिए, मैं कल फिर आऊंगा। अंकित पहली बार मुस्कुराया, पर यह मुस्कान ज्यादा देर नहीं रही।
उस शाम चंदू ने अपनी एप्रन जमीन पर पटकी और बोला, मालिक, मैंने 1 महीने से पैसे नहीं देखे, मेरे घर वाले क्या खाएंगे? चंदू, बस कुछ दिन और। कुछ दिन, अब और नहीं, मुझे काम के साथ साथ पैसा भी चाहिए। आपकी बातों से पेट नहीं भरता मेरा। अरे चंदू, रुक, सुन तो। जब पैसे हो तब बुला लेना। चंदू चला गया। दुकान में सन्नाटा छा गया। तवा ठंडा पड़ गया। अब अंकित अकेला था। मसाला पीसने से लेकर बर्तन मांजने तक सब कुछ उसके कंधों पर। लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न प्रिया से न बाबूजी से। मैं मर्द हूँ, ये सब मुझे ही खुद झेलना होगा। कोई नहीं समझेगा, ना कोई साथ देगा। मैं ही हूं जो इस तूफान से निकलूंगा। दुकान में अकेले 2 दिन गुजरे ही थे कि एक सुबह फोन बजा। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी तरफ रत्ना की घबराई हुई आवाज गूंजी। जल्दी आ जा बेटा, प्रिया को चोट लग गई है। क्या? कैसे? मैं आता हूँ अभी। उसने फौरन बस पकड़ी और गांव पहुंचा। अच्छा हुआ तू आ गया। घर में एक पैसा नहीं बचा। बहू का इलाज कराना है। मेरे पास हाँ, मैं देखता हूँ। अंकित के पास तो बस कुछ सिक्के बचे थे, पर वो किसी से कहे तो क्या कहे। वो तुरंत अपने बचपन के दोस्त रवि के घर पहुंचा। रवि, जरा मदद चाहिए, प्रिया को चोट लग गई है, पैसे नहीं है। अरे यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ये ले, जितना चाहिए ले जा। हम दोस्त किस दिन के लिए हैं? शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि से पैसे लेकर अंकित डॉक्टर के पास गया और प्रिया का इलाज करवाया। जब वो वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी समीर टकरा गया। ओहो, शहर वाले साहब कैसे हैं? हाँ, खूब कमाई हो रही होगी वहाँ। कभी हम गरीबों को भी दावत पर बुला लिया कीजिए। हाँ हाँ, जरूर समीर। देखो, देखो तो चेहरा बता रहा है खूब पैसे बरस रहे हैं। चलो, मैं चलता हूँ। अंकित का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। वो घर लौटा तो राकेश ने उसे देखकर पूछा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ बाबूजी, बस प्रिया की चिंता है। अच्छा ये बताइए, मेरे गहने सुनार से कब छुड़वाएंगे? अंकित का दिल धक से हो गया। वो खुद को संभाल कर बोला, बहुत जल्दी प्रिया, परेशान ना हो। वो फिर से झूठ बोल गया और अगली सुबह वो गांव से निकल गया। उधर घर के अंदर एक अलग ही चर्चा शुरू हो चुकी थी। रत्ना और प्रिया आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। देख बहू, अगली बार जब अंकित आए ना तो उससे कहेंगे शहर से कुछ सामान ले आए। अब तक तो उसने हमारे लिए कुछ लाया ही नहीं। हाँ माँ जी, बिल्कुल। पता नहीं शहर में क्या क्या मिलता है। और हाँ, कोई अच्छी साड़ी भी। हाँ, पापा मेरे लिए भी गिफ्ट लाएंगे। मेरे बर्थडे का गिफ्ट अभी तक नहीं मिला। अब जब भी पापा को कॉल करना, बोलना ढेर सारा सामान लेकर आओ। रत्ना और प्रिया हंसती। घर में हंसी गूंज रही थी और शहर में अंकित की टूटी हुई हालत। दुकान संभालते संभालते वो बुरी तरह बीमार पड़ने लगा। हर रात बुखार, हर सुबह सर दर्द। पर आराम कहाँ। ग्राहक चाहे कम आए, काम तो पूरा का पूरा उसी पर था। काफी दिन हो गए, गांव हो आता हूँ, जरा आराम भी मिल जाएगा, वरना यहीं मर जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा तो रत्ना बोली, सुन बेटा, तेरी बुआ की बेटी की शादी आ गई है, तो कुछ पैसे दे दे हम सबको। जाना तो पड़ेगा ना। और पैसे जी वो। आखिर दिल में जमा दर्द फूट पड़ा। माँ, माँ, मैं कुछ भी नहीं कमा पा रहा हूँ। शहर में बहुत ज्यादा मुकाबला है, कस्टमर आते ही नहीं। किराया देने लायक भी नहीं बचता। मैंने कमरा भी छोड़ दिया है, अब दुकान में ही रहता हूँ मैं। क्या? तू दुकान में सोता है? हाँ माँ, और ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा मैं खुद संभाल लूंगा, पर अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हे भगवान, इतना सब हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। माँ, मैं क्या करता, शर्मा दीदी। पगले, घर में माँ बाप किस लिए होते हैं? और तू अकेला क्यों झेल रहा था ये सब? पता नहीं माँ, पर अब मैं थक गया हूँ। अरे रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। अभी अंकित और रत्ना की बात खत्म ही हुई थी कि राकेश और प्रिया अंदर आए। दोनों ने सारी बातें सुन ली थी। चारों तरफ एक पल को खामोशी छा गई। फिर जैसे रिश्तों की उबलती भावनाएं अचानक बाहर फूट पड़ी। बेटा, तूने अकेले इतना सब कैसे झेल लिया? एक बार बोल नहीं सकता था? आप हमसे क्यों छिपाते रहे? हम आपका परिवार हैं, बोझ नहीं। मैं मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था।
चाहता था कि सब संभाल लूं, पर नहीं हो पा रहा था। अब हम सब साथ में है ना बेटा। अच्छा एक बात बता, असली दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है माँ कि मैं जो भी बनाता हूँ शहर में वो सब पहले से बिकता है। हर गली हर मोड़ पर मोमोज, डोसा, वड़ा पाव। किसी के पास आने का कोई कारण ही नहीं है। समझ में नहीं आता क्या बेचूं, कैसे बेचूं। इस बार रत्ना के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई, जैसे माँ को अचानक अपने बेटे की मुसीबत का ताला खोलने की चाबी मिल गई हो। तो फिर तू वही बेच जो बाकी कोई नहीं बेचता। शहर की भीड़ में गांव का स्वाद चमकेगा। मतलब क्या? जैसे बाजरे की राबड़ी, मक्के की रोटी और सरसों का साग, छाछ, दाल ढोकली, गुड़ घी की चूरमा, मूंग दाल की कचौरी, लहसुन की चटनी, खेत की ताजी सब्जियों वाली देसी थाली। माँ, ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और दाल बाटी चूरमा भी, शहर वाले इसे खाकर पागल हो जाएंगे। और हाँ, कढ़ी पकौड़ी और मिर्ची वड़ा तो जरूर रखना। पापा, गुड़ वाली खीर भी बनाना, बहुत टेस्टी होती है। इन सब के शब्द जैसे अंकित के दिल के बंद दरवाजों को खोल रहे थे। वो पहली बार सचमुच प्रोत्साहित महसूस कर रहा था। ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं। मैं अब कल ही वापस जाऊंगा और नया मेन्यू शुरू कर दूंगा। अब शहर देखेगा शहर का देसी भोजनालय। अगले ही दिन वो नया जोश लेकर शहर पहुंचा। उसने दुकान खोलकर शहर वाले सारे आइटम हटाए, पूरा मेन्यू बदल दिया। देसी खाने की खुशबू उठते ही हवा में कुछ अलग सा जादू फैल गया। पहले 2 ग्राहक आए, फिर 4, फिर 10, फिर 20 और जल्द ही दुकान के बाहर इतनी भीड़ लग गई कि लाइन सड़क तक फैल गई। भाई साहब, ऐसा खरा देसी स्वाद तो मुझे अपने गांव के मेले में भी नहीं मिला। अरे नाम क्या है दुकान का? शहर का देसी भोजनालय। वाह वाह वाह, क्या नाम और वाह क्या स्वाद। लोग आ आकर हाथ जोड़कर कहते, भैया और बनाओ। कुछ ग्राहक तो 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते। लहसुन की चटनी तो आह जन्नत है भाई। कढ़ी पकौड़ी ने दिल जीत लिया भाई। शहर के बड़े अधिकारी तक वहां पहुंचने लगे। दुकान का बोर्ड चमकने लगा। दुकान में घंटों भीड़ लगी रहती। जितना बनता था सब बिक जाता था। चंदू भी वापस आ गया और उसके साथ एक और कारीगर रखना पड़ा। पिछले महीने की सारी कमाई मिलाकर भी जितना नहीं बना था ना चंदू, उससे ज्यादा तो 2 दिन में कमा लिया। आपका देसी खाना चल पड़ा, बढ़िया आइडिया था। अच्छा सुन, आज ना प्रिया के गहने छुड़ाने जा रहा हूँ मैं। सुनार की दुकान से गहने लेकर लौटते समय उसकी आंखों में चमक और दिल में गर्व था। 1 महीना और बीतते ही वो पैसों से भरा थैला लेकर गांव लौट पड़ा। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, कपड़े, सब कुछ। ये सब? शहर का देसी भोजनालय चल पड़ा है प्रिया। अब ये सब हमारा है। मेरा बेटा, अब तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटाऊंगा कि मेरा बेटा शहर में धूम मचा रहा है। पापा, मेरा गिफ्ट। ले बेटा, 2-2 गिफ्ट, देर का पूरा हिसाब। तभी पड़ोसी समीर भी आ धमका। अरे अंकित जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत नाम कमा रहे हो शहर में। अब तो दावत दे दो। जरूर, दावत कल ही है। उसी वक्त रवि भी आया। अरे मेरे भाई, तू तो मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा था। ले, ये तेरे पैसे। अरे तूने लौटा दिए, बस यही काफी है। नहीं यार, तूने मेरी सबसे बड़ी मदद की थी। तू ना होता तो पता नहीं मैं क्या करता। दोनों गले लग गए। फिर अगला दिन आया और दावत का इंतजाम हो गया। सारा गांव जमा था। पत्तल पर देसी खाना सजाया गया। आज मैं गर्व से कहता हूँ मेरे बेटे अंकित ने हार नहीं मानी और आज हमारी शान बन गया है। तालियां गूंजी। पूरे गांव में खुशी की लहर फैल गई। अंकित नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर सबने दावत का मजा लिया।